एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। हम सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास में आपका स्वागत है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। समान आयु के दो बच्चे गणित के एक ऐप का प्रयोग करते हैं। दो बच्चे हैं, दोनों की एज सेम है। एक बच्चा जल्दी कई रणनीतियां खोज लेता है, जबकि दूसरे को अधिक समय और बार बार उदाहरणों की आवश्यकता होती है। यह अंतर मुख्यतः दर्शाता है, दो बच्चे हैं, दोनों की एज सेम है, लेकिन एक बच्चा है वो जल्दी मैथ की स्ट्रेटेजी ढूंढ लेता है, कौन से मेथड का यूज करके उसे क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन दूसरे बच्चे को वही क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये अंतर किसके कारण है? पहला ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल एज कंप्लीटली डिटरमाइन लर्निंग। क्या बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? बच्चा जिस भी उम्र का है, जन्म से लेकर आज तक उसकी कितनी उम्र हो गई है, बच्चा 8 साल का है, बच्चा 10 साल का है, 15 साल का है, ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है। और दूसरी टर्म आती है मेंटल एज। मेंटल एज की बात किसने की थी? एल्फ्रेड बिनेट ने की थी। कब की थी? 1908 में की थी। मेंटल एज क्या होती है कि बच्चा किस उम्र की मेंटल कैलकुलेशन कर पा रहा है। बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज तो 15 साल की है, यानी जन्म से लेकर आज तक बच्चे 15 साल का हो गया है, लेकिन जब आप उसे कोई प्रॉब्लम देते हैं तो वो प्रॉब्लम अगर वो 8 साल के बच्चे जितना ही सोल्व कर पाता है, जितना 8 साल का बच्चा सोल्व कर पा रहा है, वो 15 साल वाला बच्चा भी 8 साल के बच्चे जितना ही अगर प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज कितनी होगी? 8 साल होगी। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल एज है, ये कंप्लीटली लर्निंग को डिटरमाइन नहीं करती है। इसमें मेंटल एज भी होती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। डिजिटल लर्निंग इज अनस्टेबल फॉर यंग चिल्ड्रन। क्या यंग चिल्ड्रन के लिए डिजिटल लर्निंग अनस्टेबल होती है? अगर अनस्टेबल होती तो दोनों ही नहीं कर पाते, एक कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा। आजकल तो डिजिटल लर्निंग ही हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लर्नर हैव इंडिविजुअल लर्निंग रेट शेप्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हर एक बच्चे की अपनी लर्निंग की रेट होती है, लर्निंग की गति होती है, और उस लर्निंग की गति को कौन डिटरमाइन करता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है। ऑल चिल्ड्रन शुड बी टॉट थ्रू आइडेंटिकल मेथड। बिल्कुल गलत बात है। सभी बच्चों को एक ही मेथड से आपको नहीं पढ़ाना, क्योंकि हर एक बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, हर बच्चे का लर्निंग का स्टाइल अलग है। तो सबको आपको एक लाठी से नहीं हाँकना है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे का जो लर्निंग का रेट है वो डिफरेंट होता है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा धीरे सीखता है। ये क्या है? लर्निंग का रेट है। और ये लर्निंग के रेट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट करता है। हेरिडिटी क्या होती है? जो कैरेक्टरिस्टिक आपको आपके माता पिता के थ्रू मिले हैं, जो भी विशेषताएं हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माता पिता के थ्रू हमें ट्रांसफर होती है, हमसे हमारे बच्चों में होती हैं, ये सब हमारी हेरिडिटी में आती हैं। और एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, सीखने के लिए हमें रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट में आता है। रेट डिफरेंट होता है, लेकिन जो पैटर्न है वो हमेशा सेम रहता है। पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने की आप बात करो, हर एक बच्चे का लर्निंग का पैटर्न सेम होता है। पहले बच्चा ABCD ही सीखता है, फिर वो वर्ड बनाना सीखता है, फिर 2 वर्ड्स को जोड़ना सीखता है, फिर वो एक सेंटेंस पर जाता है। दुनिया का कहीं का भी बच्चा ऐसा नहीं है कि उसने सीखना शुरू किया और सीधा उसने एक सेंटेंस को पढ़ना या लिखना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है? शिक्षार्थी को अधूरी पहेली देकर केवल पहला संकेत देना पार्ट या स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है। स्कैफोल्डिंग की बात कौन करते हैं? स्कैफोल्डिंग की बात लेव वाइगोस्की करते हैं, लेकिन स्कैफोल्डिंग टर्म किसने दी थी? आप ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग टर्म नहीं दी थी। Scaffolding provide temporary and adjustable support that is gradually withdrawn when the learner become independent। यानी scaffolding एक ऐसी मदद होती है, अस्थायी मदद होती है, कि जब शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीख लेता है तो धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग को हटा लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी ठीक है और आपका रीजन भी ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? एक हिंट देना, एक क्लू देना, एक टेम्परेरी मदद देना।
कि कोई भी लर्निंग शुरू करवानी है तो स्टार्टिंग में हेल्प देना क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। और ये स्कैफोल्डिंग है, ये आपकी अस्थाई होती, कैसी होती है, अस्थाई होती है, टेम्परेरी मदद होती है। आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले बच्चे की साइकिल पकड़कर उसे चलाना सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे जब बच्चा बैलेंस बनाना, पेडल मारना सीख जाता है तो आप अपनी स्पोर्ट को धीरे धीरे हटा लेते हैं। यही क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। और ये कब हटाते हैं, कि जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, जब वो स्वतंत्र हो जाता है, फिर उसे आपकी नीड की, आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्ग्राफिया से ग्रस्त बच्चा पड़ोस के मानचित्र में दिखाए गए स्थानों को समझता है। डिस्ग्राफिया, पहला वर्ड आप यहीं से पकड़ो, ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसकैलकुलिया जिस बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया जिस बच्चे को राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है, राइटिंग से रिलेटेड इसे प्रॉब्लम है, लिखने से, ग्राफ से, क्या याद रखेंगे, ग्राफ, ग्राफ का मतलब राइटिंग यानी लिखने से संबंधित उसे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसे मानचित्र दिखाया जाता है तो वो स्थानों को समझता है, लेकिन सही ढंग से बनाने और लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है। समावेशी शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी बच्चे को क्या है, डिस्ग्राफिया है, क्या अब बच्चे को डिस्क्रिमिनेट कर देंगे कि तुम नहीं लिख सकते तो तुम सिर्फ समझ लो, लिखने को रहने दो? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बच्चा जिस भी तरीके का है, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को मोल्ड करना होगा। बच्चा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की नीड्स को आपको ध्यान रखना है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में आप क्या करेंगे, बच्चे को मानचित्र संबंधी गतिविधियों से स्थायी रूप से मुक्त कर देना। आप उसको नहीं निकालेंगे, बच्चे को नहीं निकालना है, बच्चे को इंक्लूड करना है, बच्चे को सिखाना है और उसी के पेस पर आपको सिखाना है। अलाउ डिजिटल मैपिंग, टेक्टाइल मटेरियल एंड वर्बल एक्सप्लेनेशन विद ए पीयर सपोर्ट। और ऑप्शन देख लीजिए, रिड्यूस मार्क्स बिकॉज द मैप इज नॉट नीटली ड्रॉन। क्या मार्क्स ही लर्निंग का एक पर्पज है? जहां पर भी आप मार्क्स को इंपॉर्टेंस दे दी ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपका कभी ठीक नहीं होगा, गलती होगा। सेपरेट, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ये नेगेटिव वर्ड होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप वहां पर पूरा, आपको ये ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर आपको नेगेटिव वर्ड दिख गया तो वो तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, मैंने कंप्लीट आपको बता रखा है। वहां वो वीडियो दोनों जरूर देखना, पॉजिटिव वर्ड की और नेगेटिव वर्ड्स की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। डिजिटल मानचित्र, जो टेक्टाइल मटेरियल जिनको टच करके बच्चा सीखता है, एंड साथी की सहायता से मौखिक व्याख्या की अनुमति दे दें। जो बच्चा लिख नहीं रहा है तो वो आपको बोलकर बताएगा। बच्चे का असेसमेंट सिर्फ एक तरीके से नहीं होता कि आप पेपर पेंसिल टेस्ट से ही बच्चे का असेसमेंट करेंगे, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बच्चे का असेस कर सकते हैं। जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है उसका आप बोलकर, सुनकर ओरल असेसमेंट कर सकते हैं। आपको अपनी टीचिंग मेथड को, असेसमेंट मेथड को फ्लेक्सिबल रखना है, करिकुलम को फ्लेक्सिबल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 6-year-old says the moon is following me because it does not want me to walk alone। एक 6 साल का बच्चा कह रहा है कि चांद मेरे साथ साथ चल रहा है क्योंकि चांद ये नहीं चाहता कि मैं अकेला चलूं। अकॉर्डिंग टू पियाजेट दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट, पियाजेट की थ्योरी का क्या नाम था, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्या नाम था, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में कितनी स्टेजेस थी, इस थ्योरी में 4 स्टेजेस थी। 4 स्टेजेस कौन सी थी, पहली सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्री सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 साल, 2 से 6 साल प्री ऑपरेशनल, 6 से 12 साल आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और 12 से 18 साल आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस थी। तो जब बच्चे को ये लगता है कि मून मेरे साथ साथ चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक निर्जीव चीज को भी जीवित समझने की कोशिश कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या कंजर्वेशन है? नहीं, कंजर्वेशन नहीं है। कंजर्वेशन में क्या होता है, जब बच्चे को ये समझ में आ जाए कि अगर मैं शेप चेंज कर दूं तो क्वांटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंजर्वेशन होता है जो बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज में डेवलप होता है। रिवर्सिबिलिटी भी नहीं है। रिवर्सिबिलिटी में क्या लगता है कि अगर मैं 3 में अगर 4 ऐड कर दूं तो 7 आ जाएगा, और 7 में अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो 4 आ जाएगा। ये रिवर्सिबिलिटी होती है। ये भी थर्ड स्टेज में आएगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। जब बच्चा हाइपोथेसिस बनाने लगता है, परिकल्पनाएं करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, फोर्थ स्टेज में आती है। ये कौन सी थिंकिंग है? एनिमिस्टिक थिंकिंग है, या हम कहते हैं एनिमिज्म होता है। जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मानने लगे, जब उसे ये लगे कि जो नॉन लिविंग थिंग है उनमें भी इमोशन होते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भूख लगती है, ये एनिमिज्म होता है। आपने देखा होगा एक प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा, ये कैरेक्टरिस्टिक किसमें शो कर रहा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 से 6 साल का बच्चा अपनी डोल को खाना खिलाता है, अपनी डोल को पानी पिलाता है, और वो कहता है मम्मा मेरी डोल को भूख लगी है इसलिए मैं इसको खाना खिला रहा हूं, ये एनिमिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Preparing for a group dance require children to remember steps, coordinate body movements, cooperate with peer and manage nervousness. This illustrates that development is. जब कोई भी बच्चा एक ग्रुप डांस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सिंगल डांस नहीं है, कैसा है? ग्रुप डांस है। ग्रुप डांस है, जब वो करेगा तो उसे क्या याद रखना है? उसे स्टेप्स भी याद रखने हैं, अपने बॉडी मूवमेंट्स को भी कोऑर्डिनेट करना है, और अपने साथियों के साथ कोऑपरेट भी करना है, और अपनी नर्वसनेस को भी मैनेज करना है। तो ये आपको क्या बताता है? जो डेवलपमेंट है प्राइमरली ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ। क्या डेवलपमेंट में सिर्फ फिजिकल ग्रोथ आती है? नहीं, डेवलपमेंट में तो आपका फिजिकल भी आता है, डेवलपमेंट में आपका फिजिकल भी आता है, आपका कोग्निटिव भी आता है, आपका सोशल भी आता है, आपका इमोशनल भी आता है। सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, आपका भाषा हो गया, आपका मोरल डेवलपमेंट हो गया। ये सब चेंजेस डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं। केवल केवल शारीरिक या मुख्यतः शारीरिक वृद्धि नहीं होता। अगर आप सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये आपकी ग्रोथ होती है। सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को लेंगे तो ये आपकी ग्रोथ होती है। मल्टी डायमेंशनल एंड इंटर रिलेटेड, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन में होता है। इन 6 डायमेंशन में एक साथ होता है, और ये सारी डायमेंशन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कंप्लीटली डिवाइड इनटू द इंडिपेंडेंट डोमेन, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। बच्चे का शारीरिक विकास बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, तो ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। एक भूखा बच्चा, एक नींद आ रही है जिस बच्चे को, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये जो फिजिकल जो भी उसमें दिक्कत थी वो बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित कर रही है। यूनिफॉर्म एंड यूनिडायरेक्शनल डेवलपमेंट यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। यूनिडायरेक्शनल का मतलब तो ये हो गया कि पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर कोग्निटिव होगा, फिर सोशल होगा, फिर इमोशनल। ऐसा नहीं होता, सारे डेवलपमेंट एक साथ हो रहे होते हैं। मल्टी डायमेंशनल भी होता है और ये मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। डायरेक्शनल भी मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये मैंने थ्योरी वाली क्लास में बहुत डिटेल में आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षार्थी सप्ताह अंत में केवल आकृतियों और बनावटों के साथ प्रयोग करने में आनंद लेने के कारण डिजिटल चित्र बनाती है। उसे न तो अंक मिलते हैं और न ही वह प्रशंसा की अपेक्षा करती है। उसका व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित है? उसे कोई मतलब नहीं है कि उसे अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी वो वीकेंड पर क्या कर रही है? अपने चित्र बना रही है और आनंद ले रही है। तो क्या ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं? स्कीनर साहब करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है
कि जब आपका कोई भी एक ऐसा व्यवहार, जब आपसे आपकी कोई फेवरेट चीज छीन ली जाती है, आपके व्यवहार को बढ़ाने के लिए आपसे आपकी कोई फेवरेट चीज छीन लेना, ये क्या है? आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। जैसे बच्चा अगर होमवर्क नहीं कर रहा तो उससे उसका फेवरेट टॉय ले लिया, उससे मोबाइल नहीं देखने दिया, ये क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और रीइंफोर्समेंट है, ये हमेशा बिहेवियर को बढ़ाता है। और जो पनिशमेंट है, जो दंड है, ये हमेशा व्यवहार को घटाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव चाहे वो पनिशमेंट है चाहे वो रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव का मतलब होता है ऐड करना और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिमूव करना होता है। परफॉर्मेंस अवॉइडेंस मोटिवेशन, यानी प्रदर्शन परिहार अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? कि जब आपका कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया तो आप अपने मार्क्स छुपाने लगते हैं। आपका एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में आपको 2 नंबर मिले तो आप अपना परफॉर्मेंस सबको नहीं दिखाएंगे, ये क्या है? परफॉर्मेंस अवॉइडेंस है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, भाई ये किसी अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं है, आपको किसी का टॉफी, रिवॉर्ड, चॉकलेट, प्रशंसा नहीं चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए, जॉब नहीं चाहिए। आप अपनी खुशी के लिए जब कोई काम करते हैं, जहां पर मोटिवेशन आपकी आंतरिक होती है, आपको बाह्य लोकस की जरूरत नहीं होती, वो आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। एक्सटर्नल कंपटीशन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रयोग के दौरान बच्चा देखता है कि धातु से बना भारी जहाज तैरता है, मेटल से बना हुआ जहाज तैरता है, जबकि धातु का एक छोटा सिक्का डूब जाता है। प्याजे और वाइगोस्की का यह संज्ञानात्मक द्वंद्व का समाधान की व्याख्या कैसे करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। बच्चा क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, या ना बच्चा कैसे सीख रहा है? बच्चा एक्टिविटी करके सीख रहा है, बच्चा सक्रिय है। और जहां पर भी बच्चा सक्रिय होगा वहां पर चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का यूज हो रहा है, वहां पर बच्चा कहाँ है? सेंटर में है। और संरचनात्मक यानी सर्जनात्मक अप्रोच का यूज हो रहा है। प्याजेट और वाइगोस्की हैं, ये दोनों ही संरचनात्मक या सर्जनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से बिलोंग करते हैं। तो ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बोथ वुड एक्सप्लेन इट ओनली, ओनली जहां आ जाए वो ऑप्शन आपका ठीक नहीं होगा। ओनली नेगेटिव वर्ड होता है, सीडीपी में ओनली वर्ड है, ये लिमिट कर देता है। और बच्चे की चाहे डेवलपमेंट हो चाहे बच्चे की लर्निंग हो, कभी भी लिमिट नहीं हो सकती, नैरोवर टर्म हो ही नहीं सकती। इसको आप छोड़ दें यहीं। प्याजेट वुड एम्फेसाइज इमिटेशन while Vygotsky would emphasize on मैच्योरेशन। मैच्योरेशन पर तो प्याजेट एम्फेसाइज करते हैं। प्याजेट मानते हैं एज को इंपॉर्टेंट, ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक एज के बच्चे को आप उसी की एज के अकॉर्डिंग ही सिखा सकते हो। 3 क्लास का बच्चा, अगर बच्चा 3rd क्लास में है तो उसको आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं सिखा सकते। लेकिन लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? कि आप बच्चे को बस प्रॉपर इन्वायरमेंट दें, बच्चे को एक अच्छा इंटरेक्शन करने दें अपने मोर नॉलेजेबल अदर के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ। जब वो इंटरेक्ट करेगा तो किसी भी उम्र के बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये दोनों उल्टे हैं इस मामले में, तो ये भी गलत हो जाएगा। बोथ वुड कंसिडर द कॉन्फ्लिक्ट इम्पॉसिबल टू रिजोल्व एट दिस एज। इम्पॉसिबल, क्या दोनों ही ये मानते हैं कि इस एज में ये कॉन्फ्लिक्ट बच्चा सुलझा ही नहीं पाएगा? अगला क्या है? प्याजेट वुड एम्फेसाइज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्कीमा व्हाइल वाइगोस्की वुड एम्फेसाइज सोशली मेडिकेटेड डायलॉग। बिल्कुल सही बात है। प्याजेट क्या कहते हैं कि ये क्या है? स्कीमा है। स्कीमा क्या होते हैं? हमारी मेंटल फ्रेमवर्क, हमारे मेंटल स्ट्रक्चर, किसी भी चीज को लेकर जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना हुआ है वो स्कीमा होता है। और वाइगोस्की वुड एम्फेसाइज सोशली मेडिटेटेड डायलॉग। जो वाइगोस्की हैं ये किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं? सोशल को। जहां पर भी आपको सोसाइटी, जहां पर भी आपको कल्चर, जहां पर भी आपको भाषा, इन 3 चीजों को इंपॉर्टेंस देता हुआ कोई मिल जाए तो वो वाइगोस्की होगा। जहां पर भी एज को, मैच्योरेशन को, जहां पर भी बच्चे की एक्टिविटी को, जहां पर बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा जाता है, इन चीजों को इंपॉर्टेंस मिल जाए, एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देता हुआ कोई मिल जाए तो वो आपका प्याजेट साहब होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रह रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगी। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है।
A child generally learn to hold a large paintbrush before controlling a thin brush for detailed painting. पहले बच्चा एक बहुत बड़ी ब्रश का इस्तेमाल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो छोटी ब्रश का इस्तेमाल करना सीखता है। ये असर्शन है। रीजन क्या है? दिस हैपन बिकॉज द स्फेलोकोडल डेवलपमेंट proceed from the center of the body towards the extremes. गड़बड़ हो गई ना? यहाँ पर क्या कह रहा है? इट हैपन बिकॉज स्फेलोकोडल डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू एक्सट्रीमिटी क्या जाता है? ये तो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। ये क्या होता है? प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। अंदर से बाहर की तरफ तो प्रोक्सिमो डिस्टल जाता है। स्फेलोकोडल कहां से कहां होता है? हेड टू टो। हेड टू टो की अगर आप जाएंगे तो आपका स्फेलोकोडल होता है। पहले बच्चा सिर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद वो पैरों को कंट्रोल करना सीखता है। ये स्फेलोकोडल। रीजन तो क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन असर्शन ठीक है कि पहले बच्चा बड़ी पेंट ब्रश का इस्तेमाल करने सीखता है, फिर वो फाइन की तरफ जाता है। पहले बच्चे का ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चे का क्या होता है? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होगा, फिर बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट होगा। यानी पहले बच्चे की लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, फिर स्मॉलर मसल्स का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट है वो आपका हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। कहां से? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। एक बड़ी चीज का इस्तेमाल करना सिंपल होता है और छोटे छोटे सेक्शन में पेंट करना कॉम्प्लेक्स थिंग होती है। जो डेवलपमेंट है वो हमेशा आपका सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। कैसे? सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, A 5-year-old can memorize the name of planet but cannot understand why their path around the sun is elliptical. एक 5 साल का बच्चा है जिसको अगर आप प्लेनेट के नाम याद करने को दोगे तो वो याद कर लेगा, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं करता, वो अभी समझ नहीं पाता कि जो प्लेनेट है उनका जो पाथ है वो सन के चारों ओर इलेप्टिकल क्यों होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है लर्निंग इज सपोर्टेड एंड लिमिटेड बाय द लर्नर लेवल ऑफ मैच्योरेशन। लर्निंग कभी भी लिमिट होती है या नहीं होती? दूसरा ऑप्शन देखिए, मेमोराइजेशन ऑटोमेटिकली प्रोसीड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी स्मरण करने से स्वतः संकल्पात्मक समझ विकसित हो जाती है। मैच्योरेशन एंड लर्निंग आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। बिल्कुल गलत बात है। मैच्योरेशन और लर्निंग, मैच्योरेशन और लर्निंग है ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती। मैच्योरेशन का मतलब होता है आपकी एज, आपकी परिपक्वता। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप में मैच्योरेशन आती है, और ये जो मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है हेरिडिटी से, लेकिन जो ये आपकी लर्निंग है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है इन्वायरमेंट से। और जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तभी बच्चे में डेवलपमेंट होता है, तभी बच्चे में विकास होता है। तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं होती। नेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंट हैज नो रूल। यहां पर देखो, इन्वायरमेंट को बिल्कुल हटा दिया। लर्निंग के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या है? अधिगम शिक्षार्थी की परिपक्वता के स्तर से समर्थित तथा सीमित होता है। देखिए, जो मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन को इंपॉर्टेंस पियाजेट ने दी है कि जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाएगा लर्निंग नहीं कर सकते, लेकिन वाइगोस्की क्या कह रहे हैं कि किसी भी उम्र के बच्चे को आप कुछ भी सिखा सकते हैं, मैच्योरेशन तक लिमिटेड वो नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका निकल जाएगा। ऑप्शन क्या बच गया कि पहले बच्चे में मेमोराइजेशन आती है, उसके बाद बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। जब आप पहली बार बच्चे को पढ़ाने लगते हैं, जब आप उसको एबीसीडी सिखा रहे हैं, आप उसको 1 2 3 सिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा मेमोराइजेशन ही तो कर रहा है। वहां पर बच्चे की लॉजिक डेवलप नहीं हुए हैं, वहां पर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है। स्टार्टिंग में बच्चा मेमोराइजेशन से सीखता है, मेमोराइजेशन के बाद बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आती है।
यानी लर्निंग का जो सबसे बेसिक स्टेप होता है वो मेमोराइजेशन होता है, और सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है, प्रॉब्लम सोल्विंग होता है। कि जब बच्चे की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस समस्या का समाधान वो कर पाता है जो उसने सीखा है उसका यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईवीएस प्रोजेक्ट का आंकलन करते समय कौन सा अभ्यास तत्व और व्यापक मूल्यांकन के सर्वाधिक अनुरूप है। यानी ईवीएस का एक प्रोजेक्ट है, उसका आपको क्या करना है, असेसमेंट करना है, और असेसमेंट कौन सा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सीसीई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। सीसीई की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अवार्डिंग ग्रेड्स ओनली, ये तो हो गया गलत। ओनली, कभी भी बच्चे को ग्रेड देना, मार्क देना, पास करना, फेल करना, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ कभी मत जाना। रैंकिंग चिल्ड्रन ओनली अकॉर्डिंग, देखो ओनली फिर से क्या आ गया, ओनली नहीं पढ़ना आगे। जहां पर ओनली आ जाए, जहां पर लिमिट कर दिया जाए, वो ऑप्शन नहीं होगा ठीक आपका। कलेक्टिंग एविडेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर फीडबैक, बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा आप बच्चे को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, जितने ज्यादा अलग अलग आप मेथड का यूज करोगे असेसमेंट के लिए, वही असेसमेंट का मेथड सबसे बेहतर होता है। असेसमेंट हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हर एक बच्चे का असेसमेंट अलग तरीके से आप कर सकते हैं। सभी बच्चों का असेसमेंट एक ही तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हर एक बच्चे की हेरिडिटी अलग है, हर एक बच्चे का एनवायरनमेंट अलग है, तो हर एक बच्चे का असेसमेंट भी अलग तरीके से होना चाहिए। असेसिंग ओनली फिर से हटा दिया। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार आपको सतत करना है, सारे साल भर आपको बच्चे का असेसमेंट करना है। आपको एग्जाम सिर्फ साल के आखिर में नहीं लेना है। अगर आप बच्चे का एग्जाम एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द ईयर ले रहे हैं, तो वो सबमेटिव असेसमेंट होता है। सबमेटिव असेसमेंट यूजफुल नहीं होता, क्योंकि बच्चों को फीडबैक नहीं मिलती, बच्चे को पृष्ठ पोषण नहीं मिलता, वहां पर इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते। जहां पर भी ग्रेड दी जा रही है, मार्क दी जा रहे हैं, पास फेल बताया जा रहा है, वो आपका सबमेटिव असेसमेंट है, वो नहीं करना। तो आपको कौन सा असेसमेंट करना है, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। संरचनात्मक, रचनात्मक असेसमेंट करना है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो रहा है, हर दिन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे का सिर्फ रिटन पेपर टेस्ट पे ही आप असेसमेंट करें। आप क्या करें, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, बच्चे का प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, उसके दोस्त उसके बारे में क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों का यूज करके आप बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आप बच्चे का स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों एरिया का असेसमेंट करेंगे। बच्चा एकेडमिक्स में कितना अच्छा कर रहा है, बच्चा पेंटिंग में, स्पोर्ट्स में, ड्राइंग में, साइंस एग्जीबिशन में, प्रोजेक्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, ये सारी चीजें इंक्लूड करके आप बच्चे का असेसमेंट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में आपने टेस्ट लिया, उसमें बच्चे ने कितना परफॉर्म किया, यही असेसमेंट का एक टूल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल के बाद विवाद क्लब, वाद विवाद, स्कूल के वाद विवाद क्लब में भाग लेते हुए बच्चा सहयोग, अपनी बारी की प्रतीक्षा और सम्मान पूर्वक असहमति व्यक्त करना सीखता है, यह किसका उदाहरण है। स्कूल में बच्चा क्या सीख रहा है, कोऑपरेशन सीख रहा है। अगर वो झूले के पास खड़ा है तो वो अपनी टर्न आने की वेट कर रहा है। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट, अगर वो किसी के साथ एग्री नहीं हो रहा, डिबेट हो रही है, तो वो उसके साथ लड़ नहीं रहा है, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है कि मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, प्राइमरी सोशलाइजेशन थ्रू फैमिली। देखो ये फैमिली की तो बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, यहाँ पर तो बात कहाँ, स्कूल की हो रही है। प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली में होता है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ठीक नहीं है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यहाँ पर क्या एज की कहीं कुछ बात हो रही है कि बच्चे ने एज के कारण ये चीज की, एज का कहाँ रोल नहीं है।
क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग की बात तो पैवलोव करते हैं। पैवलोव जब दो स्टिमुलस के बीच में कनेक्शन बनाने की बात करते हैं, बॉन्ड बनाने की बात करते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस दोनों को जब एक साथ प्रेजेंट किया जाता है तो वहां पर लर्निंग होती है। जब बेल को और फूड को बार बार एक साथ प्रेजेंट किया गया तो कंडीशनिंग क्या हुई कि डॉग ने, अगर डॉग के सामने आप फूड नहीं ले जा रहे, सिर्फ बेल बजा रहे हैं, तो भी डॉग ने स्लाइवेशन किया था। ये क्या थी? कंडीशनिंग थी। यहाँ पर कंडीशनिंग जैसी कोई बात नहीं हो रही है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन थ्रू स्कूल, बच्चे का स्कूल में सोशलाइजेशन है, ये सबसे क्रूशियल होता है। यहाँ पर बच्चा अपने परिवार से निकल कर जब स्कूल में जाता है तो वहां पर पीयर का इन्फ्लुएंस होता है, टीचर का इन्फ्लुएंस होता है, स्टाफ का इन्फ्लुएंस होता है। सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 साल। जब बच्चा अपने स्कूल में जाता है वहां पर बच्चे का सोशलाइजेशन सबसे बेहतर होता है। और सोशलाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह क्या होती है? प्ले ग्राउंड होता है। जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो बच्चे का सोशलाइजेशन सबसे बेहतर तरीके से होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन फैमिली से होता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्कूल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग आफ्टर कंप्लीटिंग ए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम द टीचर आस्क ए लर्नर which strategy did you use, why did you select it, and how will you check your answer, this primarily promote। गणित का एक प्रश्न हल करने के बाद शिक्षक शिक्षार्थी से क्या पूछता है कि तुमने कौन सी रणनीति अपनाई, उसे ही क्यों चुना, और अपने उत्तर की जांच तुमने कैसे की, या अपने उत्तर की जांच तुम कैसे करोगे, यह मुख्यतः बढ़ावा देता है। क्या ये एक मैकेनिकल ड्रिल है? बिल्कुल भी नहीं है। मैकेनिकल ड्रिल की बात कौन करते हैं? थोर्नडाइक करते हैं। कौन करते हैं? थोर्नडाइक करते हैं। जो ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं, जो किसकी बात करते हैं? ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर की बात करते हैं कि आप बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो, एक बार आप बाई चांस जो सही लर्निंग करेंगे इसके थ्रू से ही लर्निंग होती है। जैसे उन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था कि भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बार बार वो रैंडम मूवमेंट्स कर रही है, और एक बार बाई चांस उसका लीवर पर पैर गिरता है और दरवाजा खुलता है और वो बाहर आकर उस मछली को खा लेती है। ये लर्निंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसमें बच्चा अपना दिमाग नहीं लगाता, कोग्निशन नहीं लगाता, ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो है नहीं। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग क्या होती है? जब बच्चा सिर्फ अपने आप को सेंटर में माने, जब बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को जाने, दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो नहीं जानता। जो चीजें उसे अच्छी लग रही है वो सारी दुनिया को अच्छी लगनी चाहिए, जो चीज मुझे पसंद है वो सारी दुनिया को पसंद होनी चाहिए। ये ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है जो बच्चा 2 से 6 साल में शो करता है। तो ये भी नहीं होगा। मेटाकोग्निशन मॉनिटरिंग एंड सेल्फ असेसमेंट, और क्या है? फिजिकल मैच्योरेशन नहीं, फिजिकल मैच्योरेशन, यहाँ तो कोग्निशन की बात हो रही है। यहाँ पर तो कोग्निशन में क्या आता है? कोग्निशन में आता है आप कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ये सब आपके कोग्निटिव, सब आपका संज्ञान का हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है मेटाकोग्निशन मॉनिटरिंग की, कि आपने कोई भी सॉल्यूशन निकाला, आपने कोई भी मेथड किया, उसको रिफ्लेक्ट बैक करना मेटाकोग्निशन है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है जब आप अपनी ही थिंकिंग को रिफ्लेक्ट बैक करते हो कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की, मैंने कौन से मेथड का यूज किया, इसको मैं कैसे बेहतर तरीके से कर सकता था। आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब आप अपनी ही थिंकिंग को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, मेरे कौन कौन से एरियाज वीक है, मुझे किस पर काम करना है। ये आपका मेटाकोग्निशन होता है जो बच्चे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाकर डेवलप होता है। फोर्थ स्टेज में एडोलेसेंस में, जब बच्चा किशोर अवस्था में होता है, 12 से 18 साल में होता है, तब बच्चे में मेटाकोग्निशन डेवलप होता है। एंड सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट खुद का असेसमेंट खुद करना, जब वो आपको ये बताएगा ना कि आपने क्यों चुना और उत्तर को आप जांचेंगे कैसे, जब आप उत्तर को खुद ही जांच रहे हैं, ये सेल्फ असेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक पहले यह देखता है कि शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है। टीचर देख रहा है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद क्या कर सकता है,
और फिर यह जानने के लिए क्रम से संकेत देता है कि सहायता के साथ वह क्या कर सकता है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंटली बच्चा क्या कर सकता है, और अगर उसकी थोड़ी मदद कर दी जाए तो विद हेल्प वो क्या कर सकता है, ये क्या है। ये स्टैटिक इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, नहीं, इंटेलिजेंस टेस्टिंग ये नहीं है। डायनामिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग पोटेंशियल, क्या बच्चे का जो अधिगम की क्षमता का गतिशील आंकलन है। नॉर्म रेफरेंस ब्रेकिंग है, यानी मानक संदर्भ श्रेणीक्रम है। परफॉर्मेंस अवॉइडेंस इवेल्युएशन है, प्रदर्शन परिहार मूल्यांकन है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर टीचर बच्चे को असेस कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है और वो किसी की मदद से क्या कर सकता है। तो ये क्या होगा, ये अधिगम क्षमता का गतिशील आंकलन होगा। कैसे, देखें, ये बच्चा इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है और बच्चा किसी की मदद से क्या कर सकता है। ये कुछ टर्म याद आई आपको क्या, ZPD, जिसकी बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की करते हैं, कि बच्चा इंडिपेंडेंटली, मान लीजिए कि विदाउट कैरी वाले एडिशन बच्चे को करना आता है, ये 5 आ गया, ये 2, ये बच्चा इंडिपेंडेंटली कर लेता है, लेकिन उसकी मदद अगर कर दी जाए तो बच्चा कैरी वाला क्वेश्चन भी कर लेगा। और ये जो बीच का एरिया उन्होंने बताया, ये बीच का एरिया क्या था, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था, ये ZPD था। और ZPD का जब आंकलन किया जाता है तो वो आपका डायनामिक असेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बायोलॉजिकल सिबलिंग्स, दो भाई हैं, यानी एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, ग्रो अप इन डिफरेंट लोकेशन, जन्म उन्होंने एक ही माता पिता से लिया है, लेकिन उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो अलग अलग लोकेशन में हुई है, एक जगह पर नहीं हुई। द चाइल्ड लिविंग नियर ए heavily polluted industrial area shows more difficulty in attention and than the sibling living in clean environment. दो बच्चे हैं, एक ही माता पिता के बच्चे, एक बच्चा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहता है, तो जो पोल्यूटेड एरिया में रहता है वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, लेक ऑफ अटेंशन है। लेकिन जो दूसरा बच्चा एक क्लीन इन्वायरमेंट में रह रहा है उसकी अटेंशन अच्छी है। द डिफरेंस इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो ये जो डिफरेंस है ये किससे एसोसिएटेड है, पोस्ट नेटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यानी जन्म के बाद का जो उसे इन्वायरमेंट मिला उसका इन्फ्लुएंस है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम अलोन, क्या यहाँ क्रोमोसोम की बात हो रही है, हेरिडिटी की बात हो रही है, बच्चों की माता पिता सेम है, लेकिन अलोन का तो ओनली अलोन से तो आपको दूर ही चले जाना है। ए फिक्स्ड इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यहाँ पर इंटेलिजेंस क्वेश्चन की कहाँ बात हो रही है, यहाँ पर तो इन्वायरमेंट की बात हो रही है कि दो बच्चों को अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा, तो वहां पर इन्वायरमेंट का ही रोल होगा। प्री नेटल की बात भी नहीं हो रही, ये क्या हो रही है, इन्वायरमेंट, क्योंकि जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, ये बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है, लेकिन सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, अनुवांशिकता, ये दोनों ही बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेंगे, ना तो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट और ना तो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी बच्चे के डेवलपमेंट को डिटरमाइन करेंगी, दोनों ही डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a child reading performance improves rapidly, remain almost unchanged for some time, decline slightly and then improve again. This pattern shows the development and learning are, एक बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसका पठन प्रदर्शन तेजी से सुधरता है, कुछ समय के बाद लगभग स्थिर हो जाता है, कोई चेंज नहीं दिखता, फिर थोड़ा कम हो जाता है और फिर दोबारा से सुधरता है। तो ये आपको क्या बताता है, इंटायरली रैंडम होता है, बच्चे का डेवलपमेंट है वो एंटायरली रैंडम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बच्चा रात को सोया है और अगले दिन उसको बहुत ज्यादा कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ये एक डायनामिक प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है, परफेक्टली लीनियर नहीं होता, ये लीनियर नहीं होता, ये स्पाइरल होता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। कंट्रोल्ड ओनली, ओनली जहां मिल जाए उससे दूर हो जाना। कॉम्प्लेक्स होता है एंड नॉन लीनियर, यानी ये कैसा होता है, स्पाइरल होता है विद पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट है
वो कभी भी लीनियर नहीं होगा, वो स्ट्रेट नहीं होगा कि बच्चे का डेवलपमेंट एक बार बढ़ना शुरू हो गया तो वो बढ़ता ही रहेगा। बच्चे का डेवलपमेंट कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेट में डिफरेंस होता है। अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस कौन सी? इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में बच्चे का जो डेवलपमेंट का और जो लर्निंग का रेट है, उसका रेट का जो पेस है वो कम या ज्यादा होता है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। बच्चे का डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। नई चीज सीखने के लिए बच्चे को प्रीवियस पर जाना पड़ेगा, बच्चे को एल्जेब्रा सीखने के लिए एडिशन पर वापस आना पड़ेगा। बच्चे का डेवलपमेंट है ये एक स्पाइरल होता है, लीनियर कभी भी नहीं होता है। आज ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। होपफुली आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन की ये सीरीज आपको एग्जाम तक मिलती रहेगी। एंड एग्जाम तक, आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक हम डेली मिलेंगे। दिन में आपको 2-3 वीडियोस हर दिन मिलेंगी, थ्योरी की भी, एमसीक्यूज की भी, शॉर्ट वीडियो भी। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आपको जरूर से रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।